भाई का सुनील सर ITI के चैनल पे भाई लोग अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, मनोबल थोड़ा सा बढ़ता जाता है। दिन ब दिन 2 4 5 सब्सक्राइबर हमें मिल रहे हैं और बढ़ता जा रहा है हमारा चैनल ग्रोथ करने की दिशा में। इसलिए हम लगातार आप सभी का सहयोग से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको तुरंत करोड़पति बन जाना है। हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इसी फील्ड से हम जुड़े हुए हैं। आप सभी को अच्छी और सटीक जानकारी देते रहते हैं ITI से संबंधित। इसीलिए आप सभी से दोस्ती चाहते हैं, साथ चाहते हैं आप सभी भाई का। और साथ तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप देखिएगा चैनल को। हम प्रयास करते हैं बेहतर करने का। और आज बिना समय गवाए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 से। हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के फीटर थ्योरी का, और सभी ऑप्शन को हम बारीकी से बताने का प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा एक सलाह है आप सभी से, थ्योरी पढ़ते हैं अगर बुक से या किसी भी टीचर का क्लास ज्वाइन करके या अपने कॉलेज में, तो ये सब जो आपका सवाल आता है वो भूलिएगा नहीं कभी। 1 का B 2 का C ये करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। आप पढ़िए ज़रूर, तैयारी करिए, काम आएगा 110% हम बता रहे हैं आप सभी को। तो ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 113 का। इस सवाल में आपसे कह रहा है क्यों सतह प्लेट सरफेस प्लेट अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को सवाल। ये जो सरफेस प्लेट है वो तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से क्यों बने होते हैं? इसीलिए बने होते हैं भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा C, विकृति को रोकने के लिए, है ना। विकृति मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, टेढ़े मेढ़े अगर हो जाते हैं आगे चल के, है ना, किसी प्रकार का टेढ़ा हो जाए सरफेस प्लेट, उसको रोकने के लिए, है ना। टेढ़ापन अगर हो जाता है किसी प्रकार का, उसमें दिक्कत नहीं आ जाए, उसको रोकने के लिए अपना लोग अच्छी कास्ट आयरन से बने सरफेस प्लेट का चुनाव करते हैं। इसका राइट आंसर, है ना, C हो जाएगा, विकृति को रोकने के लिए। अगला सवाल देख लीजिए। ये सब में कुछ कोई खास दम वम है नहीं, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आप देखते जाइए सवाल। अगला है सवाल, समायोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? पैरेलल ब्लॉक आप लोग देखे होंगे, ड्रिलिंग अगर करते हैं आप, ड्रिल मशीन पे ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं कोई जॉब पर, उसके नीचे में, है ना, एक पैरेलल ब्लॉक लगा देते हैं। इसीलिए लगाते हैं थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ जाए, है ना। इसी टाइप से आपका पैरेलल ब्लॉक हुआ करता है, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, है ना। ये डबल रहता है, 2 लगा देते हैं, ऊंचाई थोड़ा सा समांतर बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना भाइस लगा रख करके, है ना, जॉब को पकड़ लेते हैं भाइस से। उसके बाद यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन कर देते हैं। इसी के नीचे में, इसी जॉब के नीचे में 2 पैरेलल मतलब एक समान पैरेलल ब्लॉक लगाते हैं, है ना। तो ये तो अलग अलग होता है, ये 2 गो होता है, तो ये और एक पैरेलल ब्लॉक होता है जो एडजस्टेबल है, जो अपना लोग का चर्चा कर रहा है एडजस्टेबल के बारे में, तो उसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को कैसा होता है। हम पिछले वीडियो में भी बताने का हम प्रयास किए हुए हैं, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हम सभी को बारी बारी से बताने का प्रयास करेंगे। एक पैरेलल ब्लॉक इस टाइप से भी आप लोग देखे होंगे, एक यहाँ पे एडजस्ट होने का था वो, है ना। इसको सड़काया जाता है, यहाँ भी आकर के अगर ऊंचाई कम देना है, इसको यहाँ सड़का करके यहाँ पे ला सकते हैं। अगर यहाँ नहीं, यहाँ पे लगाना है, इसको आगे पीछे
है ना, मूव करा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए इस पैरेलल ब्लॉक को एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक भी कहते हैं, है ना। इसी के बारे में आपसे सवाल कर रहा है। इसका मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। विभिन्न ऊंचाई, अगर यहाँ पे कम ऊंचाई करना है उस पैरेलल ब्लॉक की सहायता से, है ना, जहाँ हम यूज करेंगे, कम ऊंचाई हमको देना तो इसको सड़का के यहाँ ले आए, है ना। फिर अगर अधिक ऊंचाई देना है इसी को सड़का के आगे दे आए, तो एडजस्ट कर रहे हैं, ऊंचाई को घटा बढ़ा रहे हैं। उसी को निर्धारित करने के लिए अपना लोग ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें कह रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। आप लोग देखे होंगे इस चीज़ को, नहीं देखे हैं तो अभी एक बार हम आपको याद, देखे तो 110% हम याद दिलाते हैं आपको। एक होता है आपका सरफेस गेज, है ना, इस प्रकार का होता है ना। यहीं पे स्क्राइबर लगा होता है ना, इस प्रकार से यहाँ पे नट लगा होता है। एक ये होता है आपका सरफेस गेज, ठीक है। ये इसमें एडजस्ट वगैरह कुछ कर नहीं सकते, इसका जो साइज में है जहाँ आप यूज करिएगा ये एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं। एक सरफेस गेज ये होता है, एक सरफेस गेज होता है एडजस्टेबल, है ना। इसीलिए ये यूनिवर्सल इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, कहीं भी उसको उपयोग कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। इस पिलर को भी मोड़ सकते हैं, है ना। एक यहाँ नट लगा होता है, ठीक है, एक फाइन स्क्रू लगा होता है, एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है, उसको घटा बढ़ा करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं हम, आपको वो वाला फिगर आपको बना करके दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसका जो आप फिगर देखे होंगे इस टाइप से हुआ करता है ना, इसी टाइप से हुआ करता है। और यहाँ पे अच्छे से तो नहीं बना है ये फिगर, फिर भी यहीं पे एक पिलर लगा है, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्राइबर लगा होता है, ये स्क्राइबर यहाँ लगा होता है इसका सरफेस गेज का। और यहीं पे फाइन एडजस्टमेंट करने का एक स्क्रू लगा होता है, इसी जगह पे ये होता है फाइन एडजस्टमेंट करने का स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये तो बेस है ही, ये बेस है। अगला क्या है, रॉकर आर्म। यहाँ पे एक रॉकर आर्म भी है, इस वाले स्क्रू के बगल में ये वाला हिस्सा जहाँ पिलर टिका हुआ है, इसको रॉकर आर्म कहते हैं, रॉकर आर्म, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये पिलर है ही, इसको पिलर कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये वाला हिस्सा ये स्क्राइबर का होता है, ये स्क्राइबर है, ठीक है। ये जो है फाइन एडजस्टेबल स्क्रू, इसको घुमा करके इस पिलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको झुका सकते हैं थोड़ा बहुत जॉब के अकॉर्डिंग, है ना। इसी बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा फिगर से, इसको मिटाना पड़ेगा, हमारा स्क्रीन थोड़ा छोटा है। दोनों में अंतर देख लिए आप। एक आपका सरफेस गेज सिंपल होता है जिसमें हम एडजस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, एक एडजस्ट यूनिवर्सल वाला जो सरफेस गेज होता है ना, उसको हम उसके पिलर को थोड़ा बहुत झुका सकते हैं। इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की सहायता से उस पिलर को थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है भाई लोग। अगला सवाल पे आते हैं, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें।
ये तो सिंपल सी बात है, ये बात तो सब लोग जानबे करते होंगे मेरे ख्याल से। नहीं अगर जानते हैं तो फिर हम लिख देते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1000 mm होता है कि नहीं होता है? 1000 mm। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 cm बराबर 10 mm होता है। ये क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नहीं हो जाएगा। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिएगा, mm में बदलिएगा, तो 1 मीटर बराबर 1000 mm। अगला सवाल पे जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक? इस वी ब्लॉक का नाम क्या, ये पूछ रहा है आपसे। अब देख लीजिए, ये वाला हिस्सा को कहते हैं लेवल है ना। इस वाले हिस्सा को कहते हैं ग्रूव। ठीक है, यही बात तो आप याद रखिएगा। इस वाले हिस्सा को कहते हैं लेवल, इस वाले हिस्सा को ग्रूव कहते हैं। तो लेवल का गो है, ये गो है ना, और ग्रूव 1 और 1 2 है ना ग्रूव। अब देख लीजिए आंसर में कहाँ पे है वो, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है ना। ये आपका हो गया सिंगल लेवल, और ये सेम ही है, एक है, एक इधर है, एक इधर है, एक ही बात हुआ ये। तो सिंगल लेवल और सिंगल ग्रूव। अब यही चीज़ को देख लीजिए आप, 1 सेकंड, इसको मिटा करके हम फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहता कि ये डबल लेवल, तो इस साइड से भी आप ऊपर जाते है ना, यहाँ भी एक लेवल है ना, ये लेवल हो जाता। ऊपर जो ये वाला हिस्सा है बना, ये नीचे भी बना होता, और ये वाला नीचे एक और हो गया होता है ना। तब क्या होता, 1 1 2, 1 और 1 2। तब यहाँ क्या होता, डबल लेवल और डबल ग्रूव, 2 ग्रूव दोनों साइड में कटा होता, तो 2 ग्रूव हो जाता, और 2 लेवल ऊपर नीचे कटा होता, तो 2 गो लेवल और 2 गो ग्रूव। तो इसमें तो है आपका क्या, यहाँ आपका तो है क्या, सिंगल लेवल है और सिंगल ग्रूव कटा हुआ है। ये ग्रूव 1 1 है और 1 लेवल कटा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का ये फिगर है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। ये वाला जो एक्स के रूप में है, इस चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इस वाले हिस्से को है ना, ये जो दिख रहे हैं, ये स्क्वायर हेड है, स्क्वायर हेड है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्प्लिट लेवल है ना, स्प्लिट लेवल। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है, इसको कहते हैं प्रोटेक्टर हेड। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ, ये है सेंटर हेड। ठीक है, और ये वाला जो है आपका यहाँ पे, ये स्केल है ना, ये स्केल है। अब एक्स के रूप में जो आपसे पूछ रहा है, ये है आपका स्क्राइबर। ठीक है भाई, ये स्क्राइबर, इसको थोड़ा सा ढील करके है ना निकाल लेते हैं, इसको लूज करके, नॉट को लूज करके इसको निकाल लेते हैं स्क्राइबर। जहां आपका ज़रूरत है स्क्राइबर का, वहां उपयोग करने के बाद, स्क्राइबर का उपयोग करने के बाद फिर इसी में डाल करके नट टाइट कर देते हैं। ये एक्स के रूप में जो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर एक इसके अंदर में, इस होल में स्क्राइबर डला होता है। यूज जहाँ पे स्क्राइबर का होगा, यूज करके फिर इसी में डाल दीजिए, है ना। यहाँ पे जो लगा हुआ है आपका, वो क्या है, स्क्राइबर।
अगला सवाल पे जाते हैं 119 पे। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? राउंड बार समझ रहे हैं ना, गोल सेक्शन, गोल सेक्शन किसी भी पाइप वगैरह है ना, गोल सेक्शन को खोजने के लिए, सेंटर खोजने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? सवाल यही है। इन साइड कैलिपर तो समझ रहे हैं, अंदरूनी व्यास को जानने के लिए, इसके अंदर के व्यास को, किसी भी होल के अंदर डायमीटर को जानने के लिए इन साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब है क्या, पहले उसको छोड़ देते हैं। वर्नियर कैलिपर का तो उपयोग करवे नहीं करते हैं। इसको 3 प्रकार का माप लेने के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। गहराई का माप है ना, बाहरी माप है ना, और अंदरूनी माप लेने के लिए वर्नियर कैलिपर का 3 प्रकार का मेजरमेंट लेने के लिए अपना लोग वर्नियर का प्रयोग करते हैं। अब है आउटसाइड कैलिपर है ना, कोई भी जॉब है, इसके बाहरी माप को लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसी में है जेनी कैलिपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को तो आप लोग देखे ही होंगे, एक उसका टांग इस प्रकार से मुड़ा होता है ना, और एक टांग सीधा हुआ करता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ये इस साइड में लगा करके है ना, राउंड बार के, और ये वाला जो हिस्सा है ना, इससे कोई भी जॉब को गोलाई में है ना, गोलाई में माप ले सकते हैं, या नहीं तो सेंटर ज्ञात करना, गोल एक लेप वगैरह लगा करके इसका सेंटर ज्ञात करने के लिए अपना लोग जेनी कैलिपर, या इसका और क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, और एक नाम क्या है उसका, ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला सवाल देख लीजिए 120 नंबर का क्या है। छेनी में ए के चिन्ह कोण का नाम पूछ रहा है ना, इसका चिन्ह का एंगल का नाम पूछ रहा है। तो आपको हम कई बार बोले हुए थे, ये वाई के रूप में जो है ना, अल्फ़ा बीटा गामा की तरफ से बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक जो आपका एंगल बन रहा है, इसको, इस एंगल को क्या कहते हैं, रेक एंगल है ना। ये जो कटिंग जहाँ पे हो रहा है, इसको मिटाना दीजिए, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। इस एरो से इस एरो तक का एंगल को अपना लोग क्या कहते हैं, रेक एंगल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरो हेड बना हुआ, कटिंग जहाँ कर रहा है, इसको कटिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये ए के रूप में, अल्फ़ा के रूप में, इस वाले एंगल को क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। आप सभी को पता होगा, कई बार हम बता चुके हैं, है ना। और यहाँ से ये जो ये वाला इसका जो अक्ष है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जॉब के बेस तक का जो एंगल है, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ना, झुकाव कोण, इसको झुकाव कोण कहते हैं। ठीक है भाई लोग, तो ये ए के रूप में जो पूछ रहा है, इसको कहते हैं क्लियरेंस एंगल। 120 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस कोण। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है, घुमावदार ग्रूव को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? घुमावदार समझ रहे हैं ना, किसको कहेंगे, कर्व ग्रूव है ना। कर्व ग्रूव को काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग, कर्व मतलब क्या समझ रहे हैं, इसी प्रकार का कटिंग के लिए किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं? फ्लैट चीज़ल का तो नहीं करते हैं, फ्लैट टाइप को काटने के लिए किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा, है ना। अब देख लीजिए, वेब चीज़ल, कोई भी ड्रिलिंग किया हुआ ऑपरेशन है ना, चेन ड्रिलिंग जो किया हुआ है ये ऑपरेशन, इसके बीच के मटेरियल को निकालने के लिए अपना लोग बार बार बता रहे थे, वेब चीज़ल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीज़ल है ना, ये फ्लैट चीज़ल के जस्ट अपोजिट है क्रॉस कट चीज़ल। अंतर क्या होता है दोनों में? फ्लैट चीज़ल में कटिंग एज की चौड़ाई ज़्यादा होता है, फ्लैट चीज़ल में कटिंग एज जो होता है काटने वाला, उसका चौड़ाई अधिक होता है ना, मोटाई कम होता है। और क्रॉस कट में क्या होता है, मोटाई अधिक होता है, चौड़ाई कम होता है। और क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग कीवे वगैरह काटने के लिए है ना, उसका प्रयोग करते हैं। की समझ रहे हैं ना, किसको कहते हैं, की।
इस प्रकार का की फ्लाईव्हील वगैरह को जाम करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है ना। और उसका जो जगह है, वो जो गड्ढा है, उसको काटने के लिए इसका स्पेस को इसमें घुस जाए, की घुस जाए, वही वाला जगह को कीवे कहते हैं। उसको काटने के लिए क्रॉस कट चिजल का प्रयोग करते हैं, है ना। अब यहाँ पे स्पष्ट है, यह स्पष्ट है, आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। हाफ राउंड की राउंड है ना, घुमावदार ग्रूव को काटने के लिए हाफ राउंड का प्रयोग करते हैं नो चिजल का। हाफ राउंड मतलब घुमावदार, राउंड मतलब गोल, इस सेक्शन को काटने के लिए हाफ राउंड चिजल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन कितना होता है। मार्किंग कब करते हैं कोई भी जॉब पे, सबसे पहले मार्किंग मीडिया लेप का उपयोग करते हैं, है ना। लेप लगा दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको स्क्राइबर की सहायता से चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह लगा दिए ना, इस चिन्ह को अब इस पे अगर कटिंग कोई भी ऑपरेशन करेंगे वो चिन्ह तो मिट जाएगा। स्क्राइबर से केवल खरोचनी से खरोच दिए। अब इसी चिन्ह को पक्का करने के लिए, है ना, अपना लोग पंच का प्रयोग करते हैं और हैमर का प्रयोग करते हैं। उसका वजन कितना होना चाहिए, वही सवाल आपसे कर रहा है। उसका वजन जो होता है भैया, वो 250 ग्राम का, है ना, आपका हथौड़े का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 ग्राम। अब अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। ठीक है, विकर्ण समझ रहे हैं ना, डायगोनल फाइल कह सकते हैं या क्रॉस फाइलिंग कह सकते हैं। क्रॉस फाइलिंग या डायगोनल फाइलिंग का हिंदी होता है विकर्ण फाइलिंग, है ना। अगर आप करते हैं, अगर आप सही तरीक़ा से नहीं करते हैं तो नुकसान क्या हो सकता है, सवाल ये पूछ रहा है ना। विकर्ण फाइलिंग अगर करते हैं और तरीका अगर आपका सही नहीं हो, अनुचित हो तरीके का, तो उससे नुकसान क्या है, प्रभाव क्या पड़ सकता है ना। एक बात आप लोगों को याद होगा, फाइलिंग 2-3 प्रकार से करते हैं। एगो स्ट्रेट फाइलिंग एकदम सीधे सीधे फाइल करते हैं, है ना, ये आप लोगों को पता होगा। और एक चीज़ क्या करते हैं, क्रॉस में करते हैं फाइलिंग, है ना। क्रॉस फाइलिंग भी करते हैं, कोई भी जॉब पे क्रॉस में फाइलिंग करते हैं 45 डिग्री पे, कभी इधर से किए और कभी इधर से किए 45 डिग्री पे। 2 प्रकार का। एक और फाइलिंग क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा, ड्रॉ फाइलिंग, है ना। ड्रॉ फाइलिंग कैसे करते हैं, आप सभी को पता होगा। फाइल को सीधे इस दिशा में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ड्रॉ फाइलिंग करते हैं। 3 तरीक़ा से कर रहे हैं। अब यही एक तरीका है जो कहता है डायगोनल या क्रॉस फाइलिंग। 45 डिग्री पे जो करते हैं, इस कॉर्नर्स कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, क्रॉस में अगर करते हैं, अगर सही तरीक़ा से नहीं करते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, अगर नुकसान ये सही तरीक़ा से नहीं करते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा असमान फिनिशिंग सतह मिलेगा आपको। जॉब पे जो आप फाइलिंग कर रहे हैं सही तरीक़ा से नहीं करते हैं, देखिए फाइलिंग हमेशा यहाँ इस कॉर्नर से किए तो कभी इस कॉर्नर से करेंगे, है ना। धीरे धीरे यहाँ तक आए, फिर यहाँ से इस साइड से धीरे धीरे यहाँ तक आए। फाइलिंग सही तरीक़ा से अगर करिएगा तो ठीक है ना, नहीं करिएगा तो आपका हो जाएगा असमान फिनिशिंग सतह असमान हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, इसीलिए आज का सवाल यहीं तक। अगला वीडियो कल आ जाएगा आपके पास। वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा हमको। धन्यवाद भाई लोग।